नहीं भाई, ऑडियो आ रही है क्या? क्लास चल पड़ी। सभी को राम राम, जय श्री राम, छोटी काशी से प्रणाम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। इतनी लेट क्लास जी? उसके लिए माफ़ी चाहेंगे भाई, यहाँ से सिस्टम में कुछ एरर था। मतलब कुछ तो दिक्कत थी, या तो सिस्टम में थी या नेट में थी। सब चीज़ें रिस्टार्ट करके अब बड़ी मुश्किल से चली। एक बार बता दें, अब ऑडियो वीडियो सब चीज़ें प्रॉपर है कि अब तो कोई किसी को इश्यू नहीं आ रहा होगा? नोटिफिकेशन ही नहीं गया क्या पहले वाली चीज़? और सभी को सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। आप और अगर कोई मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। नए साल की राम राम जी। करें स्टार्ट? कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, बिल्कुल भाई साहिल, बिल्कुल। तो देखो दोस्त, ऐसा था कि रेशो एंड प्रोपोर्शन के ना लगभग क्वेश्चंस अपने हो गए हैं, 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं, वो निपटा देंगे आज, ठीक है? तो मुझे जहाँ तक याद है, ये क्वेश्चन पे आ गए थे हम, तो 3 ही क्वेश्चन, 3-4 के क्वेश्चन करने अपने को, ठीक है? 4 ही क्वेश्चन करने हैं, 2 टाइप रहती है करने, और बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके ये सवाल दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है? देखो भाई, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एक बार क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। और फिर हमने जो मेथड अप्रोच किया था लास्ट के कुछ क्वेश्चंस पे, तो वो प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर भी, और देखना कि काम कैसे करेगा। एक बार बोल देखिए, एक बार क्या बोला गया। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 3:2 है। यानी कि उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होने वाले, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल हो जाते हैं, ठीक है? और इनका अनुपात 3:2 है। कहने का मतलब 3 पास होते हैं, 2 फेल होते हैं। यदि 100 और विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होती, यानी कि टोटल पे बढ़ जाते 100, तथा 20 विद्यार्थी और अधिक पास होते। कहता है कि यदि 100 विद्यार्थी और परीक्षा देने आते और 20 और अधिक पास होते, तो उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच अनुपात 8:7 हो जाता। कुल बच्चों की संख्या क्या है? ठीक है जी, क्वेश्चन सारे समझ गए होंगे। अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है? सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन समझ लो, इसके जस्ट बाद में एक सेम क्वेश्चन, आज 4 ही क्वेश्चन करने, खुला टाइम अपने पास में, कोई चक्कर नहीं है। अभी 12:38 हुआ, 38। हाँ, देखो भाई, ऐसा था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, मामला कुछ संदिग्ध हुआ है, इस वजह से हुआ है, अभी देख लेंगे वो बात क्या है। इसने ये कहा, देखो शुरू में जो अनुपात दे रखा था वो किस किस का दे रखा था? आपने कहा कि पास और फेल का दे रखा है, ठीक है बात, राइट? हम क्या करते हैं, अपने पास में ना 3 चीजें होती है लिखने के लिए, है ना? अपने पास में 3 चीजें होती है। 1, जो हमें चाहिए है उसका अनुपात लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? दूसरा अनुपात लिखते हैं। तीसरे नंबर पे याद है किसी को हम क्या लिखते हैं? तीसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर पर क्या लिखते हैं? आप बोलोगे तीसरे नंबर पर कांस्टेंट को डाला जाता है, ठीक है? किसको डाला जाता है? कांस्टेंट को डाला जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट कहां है? तो आप कहोगे, जब इसने कहा यदि 100 और विद्यार्थियों को, यदि 100 और विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने दिया जाता, 20 विद्यार्थी और अधिक पास होते, 20 विद्यार्थी और अधिक पास होते, यही मेरे कौन है? कांस्टेंट है। क्या बोलोगे आप? यही अपने क्या है? कांस्टेंट है, यही है अपनी एच आर वैल्यू। यानी कि यहां पर मुझे क्या लिखना होगा? तो आप कहोगे 100 और विद्यार्थी ने परीक्षा दी होती, यानी कि 100 विद्यार्थी और आ जाते, तो प्लस 100, ठीक है? 20 विद्यार्थी और अधिक पास होते, अगर यहां कहता ना 20 विद्यार्थी कम पास होते, तो हम लिखते -20, पर अभी क्या लिखेंगे? +20 लिखेंगे, क्योंकि और अधिक बोल रहा है तो +20। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये 100 विद्यार्थी किस पे बढ़े? तो आप कहोगे टोटल पे बढ़े। ये 20 विद्यार्थी किस पे बढ़े? तो आप लोग कहोगे कि पास होने वाले, यानी कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में बढ़े। इसीलिए यहां पर जो ऊपर लिखी जाएगी ना 100 की सीध में, वो टोटल होगा, और जो 20 की सीध में लिखा जाएगा ना, वो पास होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या होगी, और इनका रेशियो लेना पड़ेगा। यानी कि अपने को किसका रेशियो लेना पड़ेगा? तो आप कहोगे टोटल का और पास का रेशियो लेना पड़ेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम किसको रखेंगे? टोटल कितने कैंडिडेट्स थे, और राइट हैंड साइड लिखेंगे कि पास होने वाले कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स उनमें से कितने थे। ठीक है जी दोस्त, इतनी सी बात क्लियर है। अब मैं कहूंगा
अब मैं कहूंगा कि मुझे टोटल का और पास का रेशियो तो कहीं दे ही नहीं रखा, परंतु इसने किसका रेशियो दे रखा है, तो पहली लाइन में दिया था कि पास होने वाले व फेल होने वालों का अनुपात दे रखा था, यानी कि अपने को रेशियो किसका दे रखा था, पास रेशियो फेल। पी का मतलब पास जो हुए हैं, एफ का मतलब जो फेल हुए, ठीक है। ये रोक रही है कुछ कैंडिडेट्स की, तो यहाँ से सब चीजें प्रॉपर शो कर रहा है। चल पड़ी, चलो थैंक यू भाई। अब मैं ये कह रहा था कि पास व फेल का रेशियो क्या दे रखा है, तो आपने कहा 3 पास हुए हैं जिसके ऊपर 2 फेल हुए हैं, ये रेशियो दिया गया। फिर यहां पर आकर के ट्रांजैक्शन होती है और फिर अनुपात वही, तो उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच अनुपात 8:7 हो जाता। कितना हो जाता, 8:7 हो जाता। अब मुझे क्या लिखना है, यहाँ पहले टोटल लिखना है, पास लिखना है। देखो पहले केस की मैं अगर बात करूं तो पास होने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं, 3 है, तो पास के लिए तो मुझे मिल गया कि 3 है, परंतु टोटल के लिए मैं क्या लिखूंगा, तो आप लोगों को भी इतनी सी बेसिक सी बात पता होगी कि अगर कुछ अपने पास होने वाले कैंडिडेट्स हो, कुछ अपने फेल होने वाले कैंडिडेट्स हो, इन्हीं दोनों का जोड़ क्या कहलाएगा, तो आप लोग कहोगे कि टोटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त, टोटल कहलाएगा, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 5 कैंडिडेट हो जाएंगे। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई विद्यार्थी अब्सेंट रह गया या कोई विद्यार्थी आया नहीं था, नाम लिखवा रखा था, रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, नहीं, कैंडिडेट या तो पास होता है या फिर कैंडिडेट क्या होता है, तो आप लोग कहोगे फेल होता है। अगर अब्सेंट था तो रिजल्ट में क्या जाएगा, फेल है। उसकी वजह अलग है कि उसके, ऐसा नहीं है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स वो ले नहीं पाया, नहीं, उसकी वजह एब्सेंट होना है, परंतु एब्सेंट होने वाले को कहाँ काउंट किया जाएगा, इन दोनों में से, इन दोनों में से इस जगह काउंट किया जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्त कि कैंडिडेट अगर रजिस्टर्ड है, अगर उसका नाम लिख रखा है स्कूल में या विद्यालय कॉलेज में कहीं पर भी, तो वो या तो जाएगा रिजल्ट के बाद पास वाले होने वाले कैंडिडेट्स में या फिर जाएगा फेल होने वाले कैंडिडेट्स में। यानी कि इन्हीं दोनों का टोटल टोटल कैंडिडेट्स को शो करता है हमेशा। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, 5, जिनमें से पास कितने हुए, तो 3। यही अपने को चाहिए था, इन्हीं दोनों के बीच रेशियो क्यों बना रहे हम, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखे हैं कॉन्स्टेंट वो एक्चुअल में हमें टोटल और पास के दे रखे, इसी वजह से इनके अपन रेशियो के ऊपर जा रहे हैं। अब दूसरा फिर यहां पर जो बीच में लिखा जाएगा ना, जो दूसरा बीच में यहां लिखा जाएगा वो भी क्या होगा, वो भी ऐसा ही दिखने वाला रेशियो होना चाहिए, यानी कि टोटल और पास के बीच। अब यहां पर पास कितने होते, तो आपने कहा 8 और फेल कितने होते हैं 7। मैंने कहा इन दोनों का टोटल तो 15 होता है, इन दोनों का 15 होगा टोटल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो गए 15, और पास होने वाले कैंडिडेट्स कितने होंगे, तो आपने कहा 8। ये मेरा दूसरा रेशियो आ गया दोस्त, ये क्या आ गया मेरा दूसरा रेशियो, और ये मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये मेरे नीचे कॉन्स्टेंट्स पड़े। अब जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा ना, वो सिर्फ समझने की बात थी, ऐसा नहीं कि उसको लिखने की कोई जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं से हम डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। अब इतना सारा मामला मिल गया, अब सिर्फ अप्रोच करना रह गया जो हम करते आए। क्या अप्रोच करना रह गया, आर पार गुणा करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है दोस्त। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि 3:2 कहां से आया, 3:2 आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण होने वालों का अनुपात 3:2 है, यानी कि पास 3 हुए जिसके ऊपर 2 फेल हो जाते हैं, यानी कि अगर 5 कैंडिडेट हो तो 3 पास 2 फेल, अगर 10 हो तो 6 पास 4 फेल, ऐसे, ठीक है। तो रहने दे। अब मैं ये कह रहा था कि क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उनका डिफरेंस लेना है। तो 5 और 8 की गुणा 40, 15 और 3 की गुणा 45, 15 और 3 की गुणा 45 में से 5 गुणा 8 40 को अगर मैं नेगेटिव करूंगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा जी। कितना बचेगा, 5। 5 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से कन्फर्म कर लेते हैं। 15 और 20 की गुणा कितनी होगी, तो आपने कहा कि 300 होगी। कितनी होगी, 300। और 8 और 100 की गुणा कितनी होगी, 8 और 100 की गुणा कितनी होगी, 800। अब यहाँ पर 800 और यहाँ पर 300 का डिफरेंस कितना होगा, 800 और 300 का डिफरेंस कितना होगा, तो इतनी सी बेसिक सी बात सबको पता होती है कि 500 होगा, यानी कि 5 की वैल्यू 500 बन रही है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि 100 से गुणा करी जा रही है। इसका मतलब किससे गुणा करी जा रही है, 100 से गुणा करी जा रही है दोस्त। अब हमने जो रेशो ऊपर लिख रखा ना, वहां का डेटा ये एकदम फिट एंड फाइन देगा, यानी कि सही देगा, ठीक है ना। ये जो ऊपर लिख रखा ना, जो अनुपात हमने ऊपर की डायरेक्शन में लिख रखा है टॉप मोस्ट, उसी की वैल्यू ये सही देगा, ठीक है ना।
उसी की वैल्यू क्या देगा, ये सही देगा। अब अपने से पूछा गया है कुल बच्चों की संख्या क्या थी, तो मैं कहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ कितना है, 5 है, और 5 की किससे गुणा करनी पड़ेगी, तो आपने कहा 100 से। वैसे भी ये 100 निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा था कि 5 की वैल्यू कितनी बनने वाली है, 500 बनने वाली है। यानी कि नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स वाज 500। कितने थे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, 500 थे। अगर ये पूछता कि पहले विद्यार्थी कितने पास हुए, तो हम कहते 3 गुणा में 100, यानी कि 300 पास हुए। ठीक है ना दोस्त, क्लियर है। अगर हमसे ये बाद की बातें पूछता, अगर हमसे ये बाद की बातें पूछता, तो मैं यूं कहूंगा कि या तो हम पहले की निकाल लें और उसके बाद में कांस्टेंट के साथ निकल जाएं कि अंत में कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, तो आपको पता लग गया कि पहले शुरुआत में कितने कैंडिडेट थे, 500, और कितनों ने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 100, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 600 ने टोटल दी थी लास्ट टाइम। पास होने वालों की बात करें तो 300 पहले पास हुए थे, और 20 और अधिक पास होते तो इस बार 320 पास हुए। तो पहले पहले फेल कितने हुए थे, 2 गुणा में 100, 200, या फिर 500 माइनस 300 को गए तो भी 200 आ जाएगा, यानी कि 200 पहले फेल हुए थे। ठीक है ना दोस्त, क्लियर है मेरी बात, तो कर दी, क्लियर है, इसका कोई डाउट नहीं बना होगा आई थिंक। बफरिंग हो रही, ये इश्यू तो जा ही नहीं रही। तो कुमार यही है अपने पास जो है दोस्त, यही है अपने पास जो भी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक ना कमेंट करके पूछ लिया जी, इसका उत्तर क्या बनेगा, इसका उत्तर बी बनेगा भाई, 500। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पूछे आपसे, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, बच्चे नहीं लिखना, विद्यार्थी, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की। किसी का कोई इश्यू नहीं है, सही समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा, आप एग्जैक्ट एक सेम क्वेश्चन ना, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार, उसको अभी हाथों हाथ ट्राई कर लो, ठीक है ना, कोई उधार नहीं रखनी। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, एक बार लगा करके देखो, डेटा का चेंज है, पर रट्टा मत मारना कि ऐसे ऐसे किया था, नहीं, समझ करके करना। आप जो भी लिखने वाले हो, जो भी लिखने वाले हो, समझ करके लिखना कि हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण बच्चों का अनुपात 5:1 है। यदि 30 और बच्चों ने परीक्षा दी होती तथा 5 कम बच्चे अनुत्तीर्ण हुए होते तो अनुपात 9:1 हो जाता। कुल बच्चों की संख्या क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। 120, 100, 135, 150 क्वेश्चन के ऑप्शन है, चार ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया रेशियो बिटवीन पास एंड फेल इज 5:1 इफ 30 more students would have present and 5 less students failed। 5 कम लिखा गया, ठीक है ना, failed, then ratio will be 9:1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना रहा होगा। ठीक है, ये चीजें हैं, तो इस बार आपको ये क्वेश्चन करके देखना, करो एक बार शाबाश खुद से ट्राई।
मिक्स से आंसर आ रहे हैं सबके। अरे मैं हटा हुआ हूँ भाई, आगे से क्वेश्चन दिखता रहता क्या आपको क्लियर। यही हूँ मैं, कहीं नहीं गया। देख रखा बेवफा हो गए, कहीं नहीं गया हूँ भाई। वन फिफ्टी भी आ रहा है, 120 भी आ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं सॉल्यूशन। सबने ट्राई कर लिया वो एक बार, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, आसान था मामला, आसान था मामला। एक बार अप्रोच करना आ जाए तो ठीक है, मेथड पर एक बार पकड़ बन जाते हैं ना, उसके बाद में कुछ नहीं रहता। इसने क्या किया, 30 और बच्चों ने परीक्षा दी, यानी कि 30 और बच्चों ने परीक्षा दी, इसका मतलब कि पॉजिटिव 30 हुआ है यहाँ पर। किसका हुआ है, 30 और बच्चों ने परीक्षा दी होती है, यानी कि टोटल के ऊपर ही बढ़ गया ये तो। फिर आप बोलोगे बिल्कुल जायज बात है कि 30 और विद्यार्थी पास, सॉरी 30 विद्यार्थी और अगर परीक्षा देते हैं, इसका मतलब 30 विद्यार्थी टोटल पर बढ़ गए हो। इसने कहा आगे कि 5 कम बच्चे अनुत्तीर्ण हुए होते। अब ये जो 5 कम हुए हैं, एक तो मैं इसको नेगेटिव 5 लिखूंगा क्योंकि ये कम हुए हैं दोस्त, क्योंकि ये कम हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कम हुए हैं और कम होने का मतलब नेगेटिव होना, ठीक है ना। तो नेगेटिव 5, परंतु ये किसके हुए नेगेटिव, 5 कम विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए होने थे, यानी कि अनुत्तीर्ण का मतलब फेल लिया गया है, यहाँ पर फेल लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल और फेल का रेशियो चाहिए होगा हमें, टोटल और फेल का रेशियो चाहिए होगा। देखो इसने कहा था उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण का अनुपात कितना है, 5:1, यानी कि 5 पास होते हैं, 1 फेल होता है। तो मैं कहूंगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हुए यहाँ पर, आपने कहा कि 6 हुए, कितने हुए 6। यहाँ ऊपर हमने किसको लिखना है हमेशा, जिसकी अपने को डाटा चाहिए होता है, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी होती है। इसने कुल विद्यार्थियों की डिमांड कर रखी, तो टोटल हमने ऊपर ले लिया, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। अब अगर ये वाला रेशियो कोई ऊपर ले लेना, अगर कोई ये वाला रेशियो ऊपर ले ले, क्वेश्चन का आंसर उसका भी सही आएगा, परंतु उस वाले में क्या हो जाएगा कि 30 विद्यार्थी जो और बच्चे परीक्षा दे रहे हैं ना, वो ऐड हो जाएंगे इसमें। इसका जो टोटल आएगा, अगर इसको ऊपर ले लेते हैं तो 30 और विद्यार्थी, तो 30 नेगेटिव करना पड़ेगा फिर, क्योंकि इसने पहले के पूछा। जब इसने ये लिख दिया ना बाय डिफॉल्ट के कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो ये बाय डिफॉल्ट जानना चाहता है जो पहले के थे, किसी छेड़खानी से पहले के, ठीक है ना मेरी बात। अब प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, प्रेजेंस में तो प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो 30 विद्यार्थी जुड़ करके परीक्षा देने आएंगे, ठीक है, प्रेजेंट में, परंतु इसने पूछ रखा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट बात कर रहा है, यानी कि इनिशियली बेसिक जो बेस पे था, यानी कि स्टार्टिंग में था, इनिशियली बात कर रहा है। अब मैंने कहा कि अगर 5 विद्यार्थी क्या होते हैं पास और 1 विद्यार्थी फेल होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हुए, 6। तो फेल कितने रहेंगे, फेल की तो वही काउंटिंग रहेगी ना जो वहां पर है, यानी कि 1 के बराबर, तो 6:1 हो गया। दूसरा रेशो यहाँ बीच में डाल देंगे, जिसके साथ अपने को कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ पर किसका अनुपात दिया गया, तो कहता है कि 30 और विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होती, 5 और कम विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए होते, तो अनुपात 9:1 हो जाता। अब इसने जब ये कहा ना कि तो अनुपात 9:1 हो जाता है, इसने कुछ नहीं कहा कि 9:1 किसके बीच है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये वही अनुपात है जो पहले दिया गया था। पहले अनुपात क्या दिया गया था, 5:1, ठीक उसी जैसा 9:1 है, यानी कि जो 5:1 का था वही 9:1 का मामला होगा। तो 5:1 किसका रेशियो था, पास व फेल का, तो ये भी पास व फेल का है, यानी कि 9 विद्यार्थी तो पास होते हैं, 1 विद्यार्थी फेल होता है। तो मैं कहूंगा टोटल टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ कितना है, 10 के बराबर है दोस्त। किसके बराबर है, 10 के बराबर है। और फेल वही 1 फेल होता है, वही क्या होता है, 1 फेल होता है, ठीक है ना। अब मेरे जो है कांस्टेंट वो नीचे पड़े, मुझे क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है। जय श्री राम भाई, जो भी अब हमारे साथ जुड़े हैं दोस्त। अब मैं कहूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अगर एक संख्या सेम हो तो बाकी दो का डिफरेंस लेकर के इससे गुणा कर दो। 10 और 6 का डिफरेंस 4, गुणा में 1 कितना आएगा, 4 आएगा। अगर नहीं यकीन हो रहा तो 6 गुणा में 1 6, 10 गुणा में 1 10, यानी कि डिफरेंस कितने का बना, 10 और 6 में आप कहोगे 4 का डिफरेंस बना, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है वो अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 गुणा में तो 30 होगा और 10 गुणा में -5 होगा, परंतु थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। क्या संभलने की जरूरत है दोस्त, यहाँ पर ना 10 गुणा में 5 जो आएगा और 30 गुणा में 1 जो आएगा, इनके सिंबल में फर्क होगा। जैसे पॉजिटिव 30 गुणा में 1, देखो ये 10 और 1 तो दोनों पॉजिटिव है, इनके बारे में तो कोई अपने को शक है ही नहीं। तो 30 गुणा में 1 कितना होगा, आपने कहा जी पॉजिटिव 30 होगा, ठीक है, डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं। 10 गुणा में 5 क्या होगा, -50 होगा। ये कितना होगा, -50, और इसका डिफरेंस लेना है इसके साथ, तो इसमें से घटा देते हैं इसको, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया होगा, इसीलिए 30 और 50 का जोड़ होगा। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपना जो डिफरेंस निकालना है वो जोड़ करके निकालना है, नहीं, डिफरेंस हमेशा घट करके निकलता है, नेगेटिव होकर के निकलता है। परंतु अगर सिंबल एक दूसरे के ऑपोजिट हो ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, इन दैट सिनारियो क्या हो जाते हैं, आपस में डिफरेंस के नाम पर जुड़ जाते हैं वो।
क्या हो जाते हैं, डिफरेंस के नाम पर जुड़ जाते हैं, रटने वाली कोई बात नहीं है। तो मेरा डिफरेंस कितना आ गया नीचे से, आप कहोगे कि 80 के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया, 80 के बराबर आ गया, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है, 80 है। तो गुणा किससे कर दी, आप कहोगे 20 यानी कि 20 से गुणा कर दी। किससे गुणा कर दी, 20 से। इसने पूछा था कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थी अपने कितने थे, 6। इस 6 को टोटल विद्यार्थियों में सही से कन्वर्ट करने के लिए गुणा 20 करना है, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, जो कि कहाँ लिखा गया, तो आप लोग बोलोगे ऑप्शन ए पर लिखा गया। ठीक है, जिनका 150 आया है ना, जिनका 150 आया है, उन्होंने ये वाला रेशियो ऊपर ले रखा होगा, तो उनको क्या करना था, -30 करना था। या फिर उनका आया तो 120 होगा, उन्होंने सोचा होगा कि अब के बताने, और 30 और विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, तो 120 पहले थे, 30 और तो 150 हो गया। और नहीं, इसने जब ये कहा ना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है इन दैट सिनारियो, वो इनिशियल बात पूछना चाहता है आपसे, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग में होते थे बिना किसी छेड़खानी की। ठीक है, ये तो छेड़खानी के बाद का अनुपात मिला है आपको, यानी कि जो 150 होते हैं वो तो छेड़खानी करने के बाद मिलता है। ठीक है, अगर ये बोलता वर्तमान में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, इसको शब्द यूज करना पड़ता, अगर ये 150 के बारे में जाना जाता है, फिर हम कहते हैं वर्तमान में 150 विद्यार्थी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिएगा एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं, और बेहद आसान क्वेश्चन होगा रेशो नंबर पोर्शन का, परंतु अगर कभी ना देख रखा हो ना तो फिर दिक्कत करता है। बुक बता दो, अरे जो कोई सी बुक आपने नहीं पढ़ रखी है दोस्त, वही बुक आप लोगों के लिए बेस्ट है। जो पढ़ रखी है, जो आपने रिवाइज कर रखी है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको नया। नए के लिए आप कोई भी नए पब्लिकेशन की बुक उठा लें। ठीक है, करें आगे मामला। देखो, ये है सोने की कीमत। एक बार क्वेश्चन समझना भाई साहब, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सॉल्यूशन के लिए। सोने की कीमत इसके वजन के घन के समानुपाती है, यानी कि जितना वजन होगा उसका घन कर दो। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। ठीक है, यानी कि क्यूब यानी कि पावर 3 कर दें, जितना वजन है उसका क्यूब कर दो, उसके समानुपाती क्या होती है, इसकी वैल्यू बन जाती है, कीमत हो जाती है उसकी, वो प्राइस। ठीक है, यदि इसे 4:5:1 के अनुपात में तोड़कर बेचा गया तो 16,200 रुपए का नुकसान होगा। इसकी शुरुआती कीमत क्या रही होगी। ठीक है, price of gold is directly proportional to the cube of its weight. If it is sold after breaking in 4:5:1, then there will be a loss of rupees 16,200. Find initial price of that gold. ठीक है, क्या मतलब बन गया बात का, मेरी बात को समझना आराम से। देखो, बहुत आसान है। इसने किस अनुपात में तोड़ा इसको, गोल्ड को, आप कहोगे 4, सॉरी आप कहोगे 4:5:1 में तोड़ दिया सोने को। ठीक है, जितना सोने का वजन है उसका क्यूब कर दो, वो उसकी कीमत होगी। जैसे कि अगर 2 होता किसी का वजन, ठीक है, ये 2 कुछ भी हो सकता है, ग्राम वगैरह इसने कहीं कोई इंक्लूड नहीं कर रखा, तो हमें भी नहीं करना है। वैसे भी जब रेशो ले रहे हो तो वो रहता भी नहीं है, यूनिट से कोई मतलब नहीं पड़ता, चाहे किलोग्राम हो, चाहे ग्राम हो, चाहे तोले हो, चाहे मासा हो, जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं 2 ग्राम है, तो इसकी कीमत क्या होगी, इसने कहा कि जितना इसका वजन है ना उसका घन कर दो, वजन का घन कर दो, और 2 का घन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 का क्यूब करने पर क्या मिलेगा, 8। ये इसकी क्या होगी, कीमत। यानी कि ये किसको शो कर रहा है, तो सोने के वजन यानी कि वेट को शो कर रहा है भाई। और ये किसको शो कर रहा है, तो आप लोग कहोगे कीमत यानी कि प्राइस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, कीमत यानी कि प्राइस को शो कर रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में, यानी कि वजन का अगर क्यूब कर दें, वजन का अगर क्यूब कर दें, ठीक है, वजन का अगर क्या कर दे, क्यूब कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आप लोग को कीमत मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, कीमत मिल जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात इसने बोली। अब देखो, अब मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसका वजन 4:5:1 में तोड़ा गया है, इसका मतलब तो ये हुआ ना दोस्त कि उसका टोटल वजन कितना था, 4 + 5 + 1 यानी कि 10 ग्राम था। फिर मैं ग्राम यूज कर रहा हूँ सब, ठीक है, ताकि समझने में आसानी रहे। 10 किलो भी कह सकते हो, 10 ग्राम भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। मैं ग्राम लेकर के चल रहा हूँ कि वो टोटल कितना वजन था उसका, 10 ग्राम था। कितना था टोटल वजन, 10 ग्राम के बराबर था। 10 ग्राम उसका टोटल वजन था, जिसको किस अनुपात में तोड़ा गया, 3 हिस्से कर दिए उसके, गोल्ड को 3 हिस्सों में बांट दिया। कैसे, पहले में 4 ग्राम गया, दूसरे में 5 ग्राम और तीसरे में 1 ग्राम चला गया। ठीक है, हो गया टोटल 10 ग्राम। अब यहाँ पर 10 की बजाय अगर कोई विद्यार्थी कहेगा मैं तो 100 लेकर के चलूंगा, यानी कि यहाँ पर उसको क्या लेना पड़ेगा, 40 ग्राम, यहाँ 50 ग्राम, यहाँ 10 ग्राम लेना पड़ेगा, और क्वेश्चन का आंसर उसका भी सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर उसका भी क्या आएगा, सेम आएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये उसका वजन है,
अगर ये उसका वजन है यानी कि वेट है, तो मैं उसकी कीमत भी निकाल सकता हूँ, तो मैं उसका प्राइस भी निकाल सकता हूँ। कीमत कैसे पहुंचेंगे वजन से कीमत पर, तो क्यूब करना है जी वजन का। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है जी 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कि 64। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 125। यहाँ पर 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 का क्यूब करो या स्क्वायर करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या रहता है, हमेशा 1 के बराबर बना रहता है, ठीक है, 1 के बराबर बना रहता है दोस्त। अब यहाँ पर ये क्या आ गई, कीमत आ गई, ये उसकी क्या आ गई, कीमत। अब ये कीमत तो कब होती, जब उसको टुकड़ों में तोड़ा जाए, जब उसको टुकड़ों में तोड़ा जाए। जब उसको टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया था तो उसका वजन कितना था, 10 ग्राम था। अगर यही 10 ग्राम डायरेक्ट उठा करके बेचते, अगर यही 10 ग्राम हम तोड़ते ना, इसको हिस्सों में तोड़ करके ना बेचते, तो इसकी कितनी वैल्यू होती, ठीक इसके भी वजन के घन के बराबर, यानी कि इसके वेट के क्यूब के बराबर इसका प्राइस होता। अब इसका वेट यानी कि वजन कितना है, 10 ग्राम, तो 10 का क्यूब इसकी कीमत होगी। और 10 का क्यूब कितना होता है, 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए। अब जब हमने इसको टुकड़ों में तोड़ करके बेचा तो इसकी कुल कीमत कितनी मिली अपने को, इन हैंड कितने रुपए आए होंगे, इन हैंड कितने रुपए आए होंगे, आप बोलोगे 64 प्लस 125 प्लस 1, ठीक है, कितने के बराबर हुआ, 4 5 9 और 1 10, कैरी कर गया 1, 1 और 2 3 और 6 9, और ये 1 एज इट इज। कितने रुपए आए इन हैंड, आप बोलोगे 190 रुपए आए इन हैंड। कितने रुपए आए इन हैंड, आप बोलोगे 190 रुपए आए हैं इन हैंड। कब आते हैं, जब वजन को तोड़ करके बेचा जाता है। जब वजन को क्या किया जाता है, तोड़ करके बेचा जाता है। कैसे तोड़ा गया था, आप बोलोगे 4:5:1 में तोड़ा गया था, जो कि टोटल 10 ग्राम वजन था। अगर डायरेक्ट 10 को बेचते, वजन ना उसको तोड़ते ना, हम उसके कोई हिस्से ना करते, अगर उसका कोई हिस्सा ना करते तो कीमत कितनी हो जाती, आप कहते 10 का क्यूब यानी कि 1000 रुपए। परंतु अगर उसको इस अनुपात में तोड़ा गया है तो मैं कहूंगा कि 64 प्लस 125 प्लस 1 यानी कि 190 रुपए इन हैंड मिलेंगे। तो 1000 रुपए की चीज, 1000 रुपए की चीज 190 रुपए में बिक रही है, 1000 रुपए की चीज 190 रुपए में बिक रही है, तो मैं कहूंगा नुकसान हो गया भैया। कितने रुपए का नुकसान हो गया, अगर 1000 की चीज 190 में बिक रही है, इसका मतलब कितने रुपए का नुकसान हुआ। तो हम दोनों को आपस में क्या कर देंगे, नेगेटिव, यानी कि 1000 में से 190 घटा दें, कितना बच जाएगा, 810 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 810 रुपए बच जाएगा। यानी कि कितने रुपए का नुकसान हुआ, आप बोलोगे 810 रुपए का नुकसान हो गया। तोड़ करके बेचने से, तोड़ करके बेचने से क्या हो गया, 810 रुपए का नुकसान हो गया। परंतु उसको कितने का रुपए का नुकसान होता है, 16,200 का, यानी कि 810 की जगह कितना ले रखा उसने, 16,162 यानी कि 16,200 रुपए का नुकसान होता है। तो मैं कहूँगा किससे मल्टीप्लाई कर दिया उसने, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप कहोगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1620 बच गया। 81 से 162 डायरेक्ट 2 पर कैंसिल हो गया, और 1 0 एज इट इज, यानी किससे गुणा कर रखी है, तो आप बोलोगे 20 से गुणा कर रखी है। किससे गुणा कर रखी है, 20 से, ठीक है जी, किससे गुणा कर रखी है, 20 से। इसने पूछा इसकी शुरुआती कीमत क्या रही, इसकी शुरुआती कीमत क्या रही, शुरुआती कीमत कितनी थी, जब तक इसके टुकड़े नहीं किए गए थे, उस टाइम पर वजन कितना था, 10, कीमत कितनी थी, 1000, उसी 1000 की गुणा 20 से कर दो, ये उसकी शुरुआती कीमत आ जाएगी, जो कि बराबर कितने के होगा, तो 20 गुणा में 1000 यानी कि 20,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए हो जाएगा, जो कि कहाँ लिखा गया है, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए पर लिखा, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। यानी कि उसकी कीमत कितनी थी, 20,000 रुपए, जबकि वो बिका कितने का, केवल 3800 रुपए का। 190 गुणा में 20, 19 गुणा में 2 38, 00 एज इट इज 3800 यानी कि 3800, 3,800 रुपए का बिका था। मटेरियल कितने का था वो, टोटल जनरली 20,000 रुपए का था। कितने का था, 20,000 रुपए का था। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इसकी शुरुआती कीमत क्या रही, तो आप बोलोगे 20,000 रुपए रही है, ठीक है। किसी को अगर ये बात हजम ना हो रही हो कि टुकड़ों में तोड़ करके तो बेचने से ज्यादा बचना चाहिए, उसको ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, इसका मैं तुम्हें ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ में। अगर तुम अंगूर लेते हो ना, अंगूर तो एक तो होता है गुच्छे वाला, एक होता है टुकड़ों वाला, ठीक है। गुच्छे का मतलब समझते हो कि भाई पूरे का पूरा वो इकट्ठे हैं, सारे के सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, गुच्छे में है वो पूरे के पूरे बंधे हुए अंगूर। और एक क्या होता है, टूटे हुए अंगूर, यानी कि एक एक सिंगल सिंगल अंगूर पड़ा है। तुम कभी भी कीमत देखना दोस्त कि जो टुकड़ों में पड़े हुए अंगूर होते हैं ना, उनकी कीमत कम होती है, जबकि जो गुच्छे में अंगूर है ना, उसकी कीमत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मिल जाएगा कि गुच्छे वाला अंगूर तो वो बेच रहा है 70 रुपए किलो, जबकि जो टूटा हुआ है टुकड़े वाला अंगूर है, ठीक है, उसको वो बेच रहा होता है 40 रुपए किलो तक भी, ठीक है, क्योंकि उसकी खराब होने की गुंजाइश ज्यादा होती है कि वो सिंगल सिंगल पड़ा है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है कम हो जाता है उस फ्रूट का।
और जबकि गुच्छे में रहता है तो वो बाउंड अप रहता है, यानी कि उसके अंदर एक मेंटेनेंस होती है, उसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है उन टुकड़े वालों से, इसीलिए उसकी कीमत क्या होती है, ज़्यादा। यानी कि मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ को बांध करके बेचा जाए, एक किसी चीज़ को बांध करके बेचा जाए तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी एक उस वस्तु को अगर टुकड़ों में बेचा जाए की बजाय उससे। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? क्लियर हो गई मेरी बात? अरे यार ये देखो एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लेते हैं किसी वस्तु का ना वजन टोटल 5 ग्राम था, ठीक है, 5 ग्राम था किसी वस्तु का वजन। इसको जो है 3:2 में तोड़ करके बेचा गया, 3:2 में तोड़ करके बेचा गया, ठीक है। यानी कि 3 ग्राम एक साइड, 3 ग्राम एक साइड और 2 ग्राम एक साइड, ठीक है। इसकी कीमत यहाँ कितनी है, क्यूब करने पे 125 125 मिलेगी कि नहीं, 125 मिलेगी। यहाँ इसकी कीमत कितनी होगी, तो आप कहोगे 3 की क्यूब यानी कि 27, 3 3 9 9 30 27। यहाँ इसकी कीमत कितनी होगी, आप कहोगे 2 की क्यूब यानी कि 2 गुणा 2 यानी कि 8 रुपए के बराबर। तो यहाँ से टोटल कितने रुपए इन हैंड मिलेंगे, 27 प्लस में 8 यानी कि 35 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे, 35। कब मिले ये 35 रुपए, जब आपने इसको टुकड़ों में बेचा। अगर आप इसको टुकड़ों में ना बेचते तो कितने रुपए मिल गए होते, 125। अब कितने मिलेंगे, केवल 35 रुपए। बात आ गई समझ में? इतनी सी बात है भैया। अगर टुकड़ों में बेचोगे ना तो वस्तु की कीमत क्या हो जाती, कम हो जाती। तुमने सुना नहीं क्या भाई साहब, वो कहानी नहीं सुनी क्या कि वो चारों बेटे अलग अलग होना चाहते थे, उसके पापा ने कहा कि फिर ठीक है तुम लकड़ी का गट्ठा लेकर के आओ, एक एक लकड़ी तोड़ो, तो उन्होंने फटाफट तोड़ दी। फिर कहा कि सारी लकड़ी इकट्ठी करके अब तोड़ो, तो वो नहीं टूटी। तो कहता कुछ सीखे, कहता नहीं सीखे। तो कहता ये सिखाना चाहता हूँ, अलग अलग रहोगे तो जल्दी टूट जाओगे, कीमत कम हो जाएगी। अगर इकट्ठे रहोगे, गट्ठे में रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा, तुम्हारी वैल्यू ज्यादा होगी, कीमत ज्यादा होगी, तुम्हारी ताकत ज्यादा होगी। ठीक वही कुछ ऐसा ही, ठीक है, सिनारियो है। में हजम बड़ा लेट होती है बात है ना। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, एग्जैक्ट इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिना नकल मारे, ऐसा नहीं है कि भाई रट्टा मार के कर रहे हो कि पिछला क्वेश्चन किया था ठीक उसी जैसा वैसे ही अब कर रहे हैं, नहीं। ये क्वेश्चन खुद से करोगे और जब लिखोगे चीजों को तो सोचना कि मैं क्यों लिख रहा हूँ या मैं क्यों लिख रही हूँ इस बात को, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला है इसलिए कर रही हूँ, नहीं, आप खुद से सोचे कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, चांदी की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती, इस बार स्क्वायर दिया गया वर्ग, यदि इसे 1:5:6 के अनुपात में तोड़कर बेचे तो हमें 4100 4100 रुपए की हानि होगी। शुरुआती कीमत इस वस्तु की क्या रही होगी, चार ऑप्शन से 7200, 7000, 8200 या नन ऑफ द अब। प्राइस ऑफ सिल्वर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट इफ इट इज सोल्ड आफ्टर ब्रेकिंग इन 1:5:6 वी विल गेट ए हिट लॉस ऑफ, अरे वाह अंग्रेजी भाई साहब, 4100 इनिशियल प्राइस ऑफ दैट सिल्वर बास। ठीक है, ये चार ऑप्शन से इनमें से आपने सेलेक्ट करना है, करके देखो एक बार खुद से। 156 है वो और 4100 और वो वर्ग के समान हो। करो।
गुड, इस बार सबका आंसर मैच कर रहा है, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, 7200 रुपये। वेरी गुड। मोहित अब जुड़े हैं हमारे साथ। अरे हेलो। एक बार बेसिक से बता दे इस क्वेश्चन को। चलो बेसिक से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बेसिक ही है दोस्त, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, बस एक दो स्टेप कम कर देता है, चक्कर नहीं। वहाँ एक्स को उठाए उठाए फिर यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो इसका वजन कितना था, तो आपने कहा कि इसका वजन कितना है, आपने कहा 1:5:5:6, 5:6, 1:5:6, ठीक है। तो इसकी कीमत क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी, जैसा इसने कहा कि इसके वर्ग के समानुपाती, तो 1 का वर्ग क्या होगा 1, 5 का वर्ग क्या होगा 25, 6 का वर्ग क्या होगा 36। इसको अगर 1:5:6 में तोड़ा गया तो जरूर इसका वजन कितना होगा, 6, 5, 11 और 1, 12 होगा। अगर इसकी यही कीमत की बात करें तो कीमत कितनी हो जाएगी, 12 का वर्ग यानी कि 144 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर अगर बिना तोड़े बेचे तो 144 का बिक रहा है, और अगर तोड़ करके बेचा जाए तो कीमत कितनी हो गई, 1+25+36, 1+25 कितना हो गया, 1, 5, 6, 6, 12 हो गया, कैरी कर गया 2, सॉरी 1, 1 और 3, 4 और 2, 6, 62 रुपये हो गई, 62 रुपये कीमत होगी। अब मैं कह सकता हूँ कि 144 रुपये की चीज़ को ना तुम 62 रुपये में बेच रहे हो, अगर टुकड़े करके बेच रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ कि तुम्हें जो नुकसान होगा ना वो कितने का होगा, 144 की चीज़ 62 में बेची जा रही है, तो कितने का नुकसान हो गया, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 2 गया, सॉरी 14 में से 6 गया 8, 82 रुपये का नुकसान हो गया। परंतु नुकसान जो है जनरली वो 82 रुपये का नहीं होता, कितने रुपये का होता है, तुम कहोगे 4100 रुपये का होता है। कितने रुपए का होता है, 4100 का, तो 82 की वैल्यू 4100 बन गई, इसका मतलब गुणा किससे करी गई है, तो क्लियर कट दिख रहा है भाई, 41 से 82 ना 2 पे कट जाएगा, 2 पर, और यहाँ कितना हो जाएगा 100, और 2 से 100 कट जाएगा 50 पे, यानी कि 50 से गुणा करी गई। किससे गुणा करी गई है दोस्त, 50 से गुणा करी गई। मुझे पता करना है कि इसकी शुरुआती कीमत क्या थी, तो शुरुआती कीमत 144 थी, की गुणा के मैं किससे कर दूंगा 50 से, 1 0 तो 50 की मैं ऑलरेडी लगा सकता हूँ, 5 के 20 कैरी कर गया, तो 5 के 20 और 2 22 कैरी कर गया, 2 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि 7200 रुपये, 7200 रुपये इसकी क्या थी, शुरुआती कीमत थी, जो कि कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन ए पर लिखा गया। अब सुन लो भाई साहब, जिनका बेसिक से करने का मन कर रहा है, क्या करना पड़ता आपको, यहाँ पर आप एक्स लेकर के चलते साथ में, 1x, 5x, 6x या 12x लेना पड़ता, यहाँ आपका आता एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आता एक्स स्क्वायर निकल करके आता है, 1x स्क्वायर, यहाँ 25x स्क्वायर निकल करके आता है, या 36x स्क्वायर निकल करके आता है, या 144x स्क्वायर निकल कर, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर के कहता क्या हुआ, अच्छा ठीक है, कोई ना, फिर इन हैंड कितनी है चीज़ों पर, शायद आप लोगों की अगली क्लास होगी दोस्त, ठीक है। ऐसे बेसिक से कर सकते हो भाई, कोई चक्कर नहीं, ठीक है, बोला बोल देना, अच्छे वाले से, ठीक है, ठीक है दोस्त। एसएमएस आ रहे हैं आपके पास बिल्कुल आ रहे हैं भाई साहब, आपके एसएमएस आ रहे हैं, ठीक है। 4100 कहाँ से आया, ये 4100 क्वेश्चन में दिया गया दोस्त, यहाँ लिखा गया 4100, कि 4100 रुपये की हानि हो, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है भाई, क्वेश्चन का पार्ट 4100। करेंगे आगे, और बताओ बेसिक से, अरे यार 1x² 25x², 36x² का जोड़ कितना होगा, 62x² होगा। वास्तविक कीमत कितनी थी, आप कहोगे 140x² थी, अब कीमत कितनी हो गई, आप कहोगे 62x² हो गई, ठीक है। अब मैं अगर 144x² में से 62x² घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 82x² बचेगा, यानी कि इतने रुपए का नुकसान हो गया, और यही नुकसान किसके बराबर दिया गया, 4100 के। तो मैं कहूंगा कि x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 4100,
बटे में 82 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगी। 41 से 82 कितने पर कट गया? 2 पे। 2 से 100 कितने पर कट गया? आप कहोगे 50 पे। यानी कि मैं कहूँगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 50 हो गई। मुझे एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए। शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि एक्स स्क्वायर आ गया और हमें एक्स चाहिए। हमें एक्स नहीं चाहिए है दोस्त, यहाँ एक्स नहीं चाहिए। एक्स तो वजन के साथ लिया गया, आप देख पा रहे हो, वजन के साथ लिया गया है एक्स को। जबकि हमें क्या निकालना है? आप देखे ढंग से यहाँ क्या निकालना है? शुरुआती कीमत निकालनी है। और शुरुआती कीमत कितनी है? 144 एक्स स्क्वायर है। यानी कि 144 गुणा में एक्स स्क्वायर करना है। और एक्स का स्क्वायर की ही वैल्यू 50 है, तो 144 गुणा में 50 ही करना है। फिर से तुम्हें यही 7200 मिलने वाला है। घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एक्स लिया कि वाई लिया कि जेड लिया या नहीं भी लिया। हमने नहीं भी लिया था तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम ही आ रहा था। ठीक है, तो ये तुमने कुछ नहीं किया। बेसिक के नाम पर ना तुमने जनरली यहां से एक्स को उठाए उठाए फिरे हो तुम, खामखा का वजन। यहां से तुम एक्स का स्क्वायर उठाए उठाए फिरे हो, बस वही काम है। ठीक है, तुम्हें पता ही होगी इतनी बेसिक सी बात कि एक्स को उठाए उठाए फिरना भाई साहब वजन के सिवाय कुछ नहीं होता। दिल और दिमाग पे वजन बना रहता है, कोई फायदा नहीं। नहीं मेरी बात समझ? चलो आज तुम्हें ना एक बोनस चीजें बताता हूँ मैं। जल्दी से हेडिंग लगाओ। 10-15 मिनट में ना तुम्हें मस्त मस्त सी बातें बताऊंगा। एक बार हेडिंग लगा लो पॉलीगन। तुम्हें मस्त मस्त सी बातें बताऊंगा पॉलीगन के नाम पर, जिसको हिंदी में बोला जाता है बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज। तुम्हें मस्त मस्त बातें बताऊंगा। 10-15 मिनट में निपटा दूंगा। और कभी क्वेश्चन आ गया ना, मजा आ जाएगा तुम। ठीक है, एक बार जल्दी से देखो कि बहुभुज किसको कहते हैं। बहु का मतलब क्या होता है? ये वो बहु नहीं है भाई साहब, मैं लुगाई को नहीं। ये बहु का मतलब क्या है? बहुत हो जाए। और बहुत का मतलब मैथ में क्या होता है? जहां कहीं भी संख्या 2 से ज्यादा होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? बहु। ठीक है, बहु बोल देते हैं। बहुत का मतलब क्या हो गया? 2 से ज्यादा। भुज का मतलब क्या होता है? भुजाएं, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसके पास में 2 से ज्यादा भुजाएं होती है। ठीक है, अरेंजमेंट प्रोपोर्शन मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो ऐप के अंदर, अगर अभी तक डाउट नहीं जा पा रहे होंगे ना, कोई अपडेट नहीं हुआ ना उसमें, तो अभी ऐप पे नहीं आ रहे होंगे डाउट, इंस्टाग्राम पे एक आईडी है लीजो मैथ्स के नाम से, वहां पर क्वेश्चन को आप लोग भेज देना बढ़िया क्लियर सी इमेज खींच करके। ठीक है, देखो अब मैं बहुभुज बता रहा था तुम्हें। तो बहुभुज का मतलब क्या हो गया? जिसके पास में बहुत क्या हो? भुजाएं हो। बहुत का मतलब मैंने क्या कहा? जिसके पास में 2 से ज्यादा हो। 2 से ज्यादा क्या हो? भुजाएं हो। 2 से ज्यादा भुजाएं का होने का मतलब क्या हो गया? या तो 3 भुजाएं हो, या 4 भुजाएं हो, या 5 भुजाएं हो। जैसे कि तुम 3 भुजाओं वाले को क्या बोलते हो? है तो वो बहुभुज, है तो वो पॉलीगन, परंतु उसको हमने नाम दे रखा है एग्जैक्ट। क्या नाम दे रखा है? कि जिसके पास में 3 भुजाएं होगी वो त्रिभुज होगा, यानी कि ट्राई एंगल होगा। क्या होगा? ट्राई एंगल होगा। बोलते हैं ना ट्राइंगल, त्रिभुज बोलते हैं। 4 भुजाओं वाले को हम क्या क्या बोल देते हैं? 4 भुजाओं वालों के बड़े नाम होते हैं भाई साहब, या तो चतुर्भुज बोल दो, यानी कि क्वाड्रिलेटरल, वरना इनके क्या क्या नाम होते हैं? किसी को हम वर्ग बोल रहे होते हैं, वो तो इनकी खैर स्क्वायर बोल देते हैं, वो तो खैर इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर। या आयत भी आपने बोलते सुना होगा कि जिसकी 4 भुजाएं होती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? रेक्टेंगल बोल देते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल बोल देते हैं। या एक रोम्बस नाम की भी आकृति होती है। ठीक है, रोम्बस भी होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, यानी कि 4 भुजाओं की आकृति होती है। जैसे कि 5 भुजाओं की आकृति को क्या बोल देते हैं? पंचभुज बोल देते हैं। पंचभुज बोल देते हैं, यानी कि पेंटागोन बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर 5 भुजाएं होती है, पेंटागोन बोलते हैं। गोन का मतलब एक्चुअल में मैथ के अंदर ना, गोन का मतलब होता है एंगल। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई भी बहुभुज हो, छोड़ो कि त्रिभुज है, कि वर्ग है, कि आयत है, कि भुजाएं 2 हैं, कि 4 हैं, कि 5 है, सॉरी 2 नहीं, 3 है, कि 30 है, कि 40 है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। जो बात मैं बताने वाला हूँ, कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी बहुभुज के ऊपर लग जाएगी। तुम्हें ना यहाँ कंफ्यूज करता है एक शब्द दे करके कि एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, इसका हिंदी में दिमाग से ना नाम अभी अभी निकला, रेगुलर लिखते लिखते निकला दिमाग से। रेगुलर पॉलीगन को हिंदी में बोलते तो है कुछ समबहुभुज बोलते हैं शायद। ठीक है, समबहुभुज बोलकर बोलते होंगे, रेगुलर पॉलीगन। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें बहुभुज दिख गया इतना काफी है, क्योंकि 2 तरह के बहुभुज होते हैं, रेगुलर एक इरेगुलर। तुम जो कोई भी जिंदगी में फेस करने वाले हो ना, वो रेगुलर पॉलीगन को फेस करते हो, तुम इरेगुलर पॉलीगन को फेस ही नहीं करते। रेगुलर पॉलीगन भाई साहब दुनिया की सबसे खतरनाक चीज होती है। अच्छा है कि तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है, वो चीज तुमने जिंदगी में ना कभी फेस किया, ना कभी तुम फेस करोगे। ठीक है, वो सीडीएस एंड वाले करते हैं, तुम्हें नहीं करना। अब देखो, मैं ये कह रहा था कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी पॉलीगन के ऊपर लग जाती है। उनमें से पहली प्रॉपर्टी देखो, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो देखो,
अगर भुजाएं हो, अगर 4 भुजाएं हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वर्ग था कि आयत था, ठीक है। अगर कोई 5 भुजाओं वाली आकृति हो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, या फिर 6 भुजाएं हो, या फिर 6 भुजाएं हो, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो तुम क्या कहोगे? अगर मैं कहूँ कि इसके पास में विकर्णों की संख्या कितनी है, विकर्ण समझते हो, डायगोनल बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ठीक है। बोनस करवा रहा हूँ तुम्हें, टेंशन मतलब, बोनस के नाम पर करवा रहा हूँ ये चीजें। वैसे तो तुम्हें ये एडवांस मैथमेटिक्स जब करवाया जाएगा तो सर भी तुम्हें बताएंगे, एडवांस में बता रहा हूँ ये चीजें। मैं ये कह रहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि इस आकृति, एक ये बहुभुज है, क्यों है बहुभुज? क्योंकि 2 से ज्यादा भुजाएं हैं, 4 हैं इसके पास में, 1 2 3 4। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनने वाले हैं, इसके अंदर विकर्ण कितने होंगे। तो विकर्ण कितने बनेंगे, आप लोगों का जवाब होगा, एक तो ये विकर्ण बन गया यानी कि 1, और एक ये बन गया विकर्ण, 2 विकर्ण होंगे। यानी कि जिसके अंदर भुजाएं 4 है उसके पास विकर्ण 2 है। जिसके अंदर भुजाएं 4 है, विकर्ण कितने हैं? तो आप लोग बोलोगे 2 है। विकर्ण क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, कॉर्नर पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो बहुभुज की भुजा के ऊपर से होकर के नहीं गुजरती है। देखो अगर भुजा के ऊपर से गुजर जाएगी तो फिर विकर्ण 4 और बढ़ जाएंगे, कि एक ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहां लाइन खींच दूं कि कहूं कि कॉर्नर पॉइंट्स को मिला रहा है और ये भी विकर्ण हो गया, नहीं, मैंने कहा कि विकर्ण वो होता है जो कॉर्नर पॉइंट्स को तो मिलाता है परंतु भुजा के ऊपर से होकर के नहीं गुजरता है। अगर ये भुजा के ऊपर से होकर के गुजर गया तो ये विकर्ण नहीं रहा, ये तो अब भुजा ही बन गई वापस से, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्ण कितने होंगे? आप लोग कहोगे 4। इसके अंदर देखना एक बार कहां कहां विकर्ण होंगे, 1 2, ठीक है, 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की गिनती कितनी थी? 5। और विकर्ण भी कितने निकल करके आए? आप लोग बोलोगे 5 निकल करके आए, ठीक है, 5 निकल करके आए। अगर ये कल को कह दे कि एक बहुभुज है जिसके पास में 6 भुजाएं हैं, जैसे कि इसके पास है, या 6 की बजाय कल को बोल दे कि एक बहुभुज है जिसके पास में 20 भुजाएं हैं या 30 भुजाएं हैं, और फिर हमसे बोले कि उस आकृति, एक ऐसा बहुभुज जिसके पास में 6 भुजाएं हैं या 20 भुजाएं हैं या 30 भुजाएं हैं साइड्स, ठीक है, उसके पास विकर्णों की गिनती क्या होगी? उसके पास विकर्णों की गिनती क्या होगी? तो कोई फॉर्मूला अपने पास में होना चाहिए, उसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स के नाम से एक फॉर्मूला याद रख लेना है जिंदगी में, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, यानी कि विकर्णों की संख्या, यानी कि विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। एक फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा, आपने हमेशा उसको मेमोराइज रखना। क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। क्या है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2? यहाँ पर n का मतलब क्या है? n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं की संख्या, यानी कि भुजाओं की गिनती कहो या फिर संख्या कहो, ठीक है, भुजाओं की संख्या कहो या भुजाओं की गिनती कहो। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं ये फॉर्मूला तुम्हें लगा करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं? 4। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायगोनल्स कितने बनने चाहिए? एन की वैल्यू हो गई 4, तो 4 गुणा 4 घटा 3, तो यानी कि 4 गुणा में 1 हो गया, और बटे में कितना आया? 2। देखो कैंसिल करने के बाद में 2 विकर्ण आ गए। अगली फिगर पे चलो, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 5। भुजाओं की गिनती कितनी है? तो 5। इस फॉर्मूले में अगर मैं n की जगह 5 डालता हूँ तो 5 गुणा 5 घटा 3 कितना होगा? 2 बटे में 2, और सिंप्लीफाई करने के बाद में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आ गया? आप कहोगे 5 आ गया, ठीक है। अगर मुझसे कहता कि 6 भुजाओं वाली आकृति है तो विकर्णों की संख्या कितनी बनती? 6 गुणा में, 6 गुणा में 6 में से 3 घटेगा भैया, कितना बचेगा? 6 में से अगर 3 घटेगा तो 3 बचेगा, बटे में 2, कितना आ गया? बराबर में 9 आ गया। यानी कि 6 भुजाओं वाली आकृति के पास विकर्णों की गिनती कितनी होती है? आप कहोगे 9 के बराबर होती है। अगर कल को ऐसे ही बोल दे कि 20 भुजाओं की आकृति है तो हम क्या कहेंगे? 20 गुणा 20 में से 3 गया यानी कि 17, और बटे में कितना होगा? 2, 2 से 2 कट गया यानी कि 10, 10 गुणा में 70 कितना हो? 17 कितना होगा? 170। यानी कि 20 भुजाओं वाला अगर कोई बहुभुज हो, अगर कोई ऐसी आकृति हम बनाएं जिसके पास में 20 भुजाएं हो, तो उसके अंदर विकर्णों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा? 170, यानी कि 170 होगा। अब क्वेश्चन इसका उल्टा भी दिया जा सकता है कि एक बहुभुज जिसके पास में विकर्णों की गिनती 170 है, में भुजाओं की गिनती अवश्य ही कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग बोलोगे कि 20 के बराबर होना चाहिए। इसी को उल्टा यूज कर लेगा, ठीक है, इसी को क्या कर लेगा? उल्टा यूज कर लेंगे।
ठीक है, इसी फॉर्मूले का उल्टा यूज कर ले। त्रिभुज के बारे में क्या कहेंगे, त्रिभुज के बारे में क्या कहेंगे। त्रिभुज देखो, ये आकृति है त्रिभुज, इसके पास में भुजाएं कितनी है, 3 है, तो इसके लिए n की वैल्यू 3 हो गई। हमने निकालना था नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, फॉर्मूला कहता है कि n गुणा n घटा 3 बटे में 2 होना चाहिए। n की जगह पर अगर मैं 3 डाल देता हूँ, 3 गुणा में 3 घटा 3 कितना होगा, 0 होगा, और बटे में कितना आएगा, 2, बराबर मैं कह सकता हूँ आराम से कि 0 के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया, 0 के। इसका मतलब नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी ट्रायंगल विल बी 0। कितने होंगे, शून्य के बराबर होंगे, यानी कि इसके पास एक भी डायगोनल नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखो, एक तो इसका ये कॉर्नर पॉइंट है 1 2 3, इनको नाम दे लो एक बार आप, ए बी और सी, ये इनके कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है, इसके क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए ए बी सी। अब मुझे आप सिर्फ इतना बता दो कि मैं कहाँ डायगोनल खींच सकता हूँ, बताओ मुझे, मैं डायगोनल कहाँ खींच सकता हूँ। अगर आप कहोगे कि ए को बी से मिला दो, अगर आप में से कोई कहे ए को बी से मिला दो, तो मैं कहूंगा भाई साहब आपने कॉर्नर पॉइंट्स तो मिला दिए, पर भुजा के ऊपर से गुजर गए आप, तो वो डायगोनल नहीं है। अगर कोई कहे कि बी सी या कोई कहे ए सी, तो मैं कहूंगा कि फिर से आप भुजा के ऊपर से निकल गए, ऐसा नहीं हो सकता, कि ये डायगोनल नहीं हो सकता। अगर किसी का दिमाग थोड़ा सा अल्ट्रा प्रो चल रहा हो, तो वो कहेगा कि ए डी कर दो, ए डी कर दो, ठीक है, यहां पर डी पॉइंट लिया और ए डी के बारे में जान लो, ए डी क्या है। एडी ने भाई साहब कोई कॉर्नर पॉइंट्स नहीं मिलाए हैं, इसीलिए ये कोई डायगोनल नहीं है, क्योंकि डी आपका, ए तो चलो मान लिया कि कॉर्नर पॉइंट है, परंतु डी कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी सी इसके पास 3 ही कॉर्नर है, ये कोई कॉर्नर नहीं है बीच में। आ रही मेरी बात समझ में, दीवार है, जैसे कि ये दीवार खड़ी है, इसके 4 कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3 4, भाई साहब बीच में कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, कोना नहीं होगा, क्योंकि वहां कोना है ही नहीं, बना ही नहीं सकते। कोना कहां बनता है, कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ही कोना बनता है, तो यहाँ कोई कोना थोड़े ना बन रहा है, ये कॉर्नर नहीं है। इसलिए नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हुए, कोई डायगोनल हम नहीं बना पाए, यानी कि 0 होगा, और वही फॉर्मूले ने हमसे कहा था। अरे मेरी बात समझ में, यानी किसी पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का तरीका क्या है, तो आप लोग कहोगे n इंटू एन नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब अगली बात पर आ जाते हैं, एक और बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी पॉलीगन पे लग जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्रिभुज है कि चतुर्भुज है कि पंचभुज है कि षटभुज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, सेप्टागोन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीज क्या है वो और देख लो। जैसे यहाँ पर ना, ठीक है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक 4 भुजाओं की आकृति ली, कोई रेक्टेंगल का हो या वर्ग का हो, जो मर्जी का हो इसको, ठीक है। एक पंचभुज ले लिया, एक पंचभुज ले लिया, ठीक है, एक पंचभुज ले लिया, एक पंचभुज ले लिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। मेरी बात को बड़े आराम से समझना, इसके अंदर एक तो ये, एक ये और एक ये 3 एंगल है, ठीक है, 3 एंगल्स है, 3 कोण है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर, 3 कोण है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर, ये 3 कोण है। क्या है, 3 अंतः कोण है। देखो किसी भी बहुभुज के पास में ना, किसी भी आकृति के पास में 2 तरह के कोण होते हैं, यानी कि 2 तरह के एंगल्स होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, यानी कि एक अंतः कोण एक बाह्य कोण। अभी यहां पर क्या है, ये अंतः कोण लिए गए हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि इसके तीनों अंतः कोणों का जोड़ क्या होगा, तो आपने याद कर रखी हो, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर यहां पर मैं कहूं तो 1 2 3 और 4, इसके पास में कितने अंतः कोण है, तो आप कहोगे 4 है। इन चारों का जोड़ कितना होगा, तो आप कहोगे कि 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि आपने ये बातें रट रखी है। अब यहां आ जाओ, यहां पर 1 2 3 4 5 जितनी भुजाएं होती है ना जनरली, उतने ही इंटरनल एंगल्स होते हैं, बात खत्म, ठीक है। जैसे ट्रायंगल 3 भुजाएं हैं तो कोण भी 3 है, क्वाड्रिलेटरल भुजाएं 4 हैं तो कोण भी 4 है, पंचभुज भुजाएं 5 है तो कोण भी 5 है। इन पांचों का जोड़ बताओगे अब कितने के बराबर होगा, इन पांचों अंतःकोणों का जोड़ कितने के बराबर होगा, बताओगे, नहीं बता पाओगे। तुम में से कोई सट्टा मार सकता है कि 90 गुणा में 5 450 डिग्री होगा, 450 डिग्री होगा, ऐसा नहीं, ये शाश्वत सत्य नहीं। तो हमें जरूरत है एक फॉर्मूला सीखने की, ठीक है, हमें जरूरत है फॉर्मूला सीखने की। तो फॉर्मूला क्या कहता है, n नेगेटिव 2 इंटू पाई, जो कि किसको शो करता है, तो आप कहोगे अंतः कोणों का योग। क्या कहोगे, अंतः
कोणों का योग आता है, कोणों का योग, यानी कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटर इंटर ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। यहां पर ना, यहां पर एन किसको शो कर रहा है, तो आप कहोगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्चुअल में सेम होते हैं। और पाई किसको शो कर रहा है भाई साहब, पाई शो कर रहा है 180 डिग्री को, पाई किसको शो कर रहा है 180 डिग्री को। पाई की वैल्यू ज्योमेट्री में कहीं पर भी यूज करनी पड़े, दो वैल्यूज यूटिलाइज होती हैं पाई की, एक तो 180 डिग्री एंगल के नाम पे, और एक तुम्हें पता ही होगा 22/7 कह लो या 3.14 कह लो, जो कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है। ज्योमेट्रिक वैल्यू 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है ना। क्लियर है सभी को, इतनी सी बात तो मुझे लगता है सभी को पता होती है। जैसे कि यहां पर लगा करके देखता हूं मैं फार्मूला, इस केस के लिए, इस केस के लिए अगर मैं बात करूं, इस केस के लिए, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 घटा 2 1 गुणा 180, 180। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां कितना होगा, एन की वैल्यू हो गई 4, 4 नेगेटिव 2, 2 गुणा 180, 360 आ गया। यहां क्या होगा वो बताएगा सही से, तो यहां क्या करना है, 5 घटा 2 3 गुणा 180, 540 डिग्री होगा, न कि 450। इतना होगा 540 डिग्री होगा। अब अगर कल को मुझे बोले, अगर कल को मुझे बोले कि एक बहुभुज, एक बहुभुज जिसके अंदर 12 भुजाएं हैं, 12 12 भुजाएं हैं, एक बहुभुज जिसके अंदर 12 भुजाएं हैं, कि सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, कि सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, एक बहुभुज जिसके अंदर 12 भुजाएं हो, उसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो आप कहोगे एन की वैल्यू 12 बन गई, 12 घटा में 2 यानी कि 10, और गुणा में पाई, पाई की वैल्यू 180 डिग्री यानी कि कितने के बराबर होगा, तो आप बोलोगे 1800 यानी कि 1800 डिग्री के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 1800 डिग्री। अब इसी फॉर्मूले के उल्टा भी हमें कभी यूज करना पड़ सकता है, जैसे कि कह दे कि एक बहुभुज जिसके सभी अंतःकोणों का योग 1800 डिग्री है, में भुजाओं की गिनती अवश्य ही कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे 12 होनी चाहिए, यानी कि इसका उल्टा फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, क्लियर, क्लियर है सभी को। एक अंतिम बात और देख लो भैया, एक अंतिम बात और देख लो। अभी अंतःकोणों का योग देखा था, एक दुनिया की सबसे आसान बात और याद रख लो, हजम करनी थोड़ी सी मुश्किल होगी कईयों को, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, जिसको आप क्या बोलोगे, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, सम ऑफ एक्सटर्नल, मैं सभी एंगल्स की बात कर रहा हूं जितने भी हो सकते हैं उसके पास में, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स यानी कि बाह्य कोणों का योग। कोई भी बहुभुज लो लो आप, एक बार कोई भी बहुभुज ले लो, देखो जैसे कि मैंने यहाँ त्रिभुज लिया, ठीक है, इसके तीनों अंतःकोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। सबको ये बात अच्छे से याद थी। मान लेते हैं कि ये कोण था 20 डिग्री का, ठीक है, 20 डिग्री का, ये मैं कोण मान लेता हूँ कि 60 डिग्री का, 20 और 60 कितना हो गया 80, तो ये जरूर ही कितने का होना चाहिए, 100 डिग्री का होना चाहिए। हो गए तीनों कोण। मैंने कहा कि भाई साहब 20 60 और 100 हो गए, 180 जोड़ होना चाहिए था, ना 1 डिग्री कम ना 1 डिग्री ज्यादा, हो गए। अब मुझे क्या करना है, पहले तो समझ लो कि बाह्य कोण क्या होते हैं, एक्सटर्नल, ये तो तीनों इंटरनल है ना। इंटरनल कहाँ होते हैं, जहां वो उनकी साइड से बंधे होते हैं, और एक्सटर्नल कहाँ होते हैं, जहां साइड से बंधे नहीं होते, ऊपर की साइड खुले होते हैं, यानी कि ओपन एंडेड होते हैं। ये क्लोज एंडेड है और ये ओपन एंडेड होते हैं। ये क्या होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं दोस्त। ये क्या होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं दोस्त, क्या होते हैं ये, ओपन एंडेड। देखना एक बार, आपको सभी को पता होगी कि अगर कभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ना, तो ये कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है, 180 डिग्री। तो मैं यहां पर कहूंगा ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये 180 डिग्री की थी, जिसमें से 100 यहीं आ गया, तो ये कितने का बच गया, आप बोलोगे 80 डिग्री का बच गया, 80 डिग्री का। ये स्ट्रेट लाइन थी, ये पूरी स्ट्रेट लाइन थी, तो जब ये 20 आ चुका है तो ये कितने का होगा, आप बोलोगे 180 माइनस 20 यानी कि 160 डिग्री होगा। ये पूरा 180 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा, 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री होगा। तो मेरे तीन एक्सटर्नल एंगल्स आए, 120
160 और 80, मुझे इन्हीं का जोड़ निकालना, कितने के बराबर आया? 120 प्लस 80 200 प्लस 160 कितने के बराबर आया? आप कहोगे 360 डिग्री के। मजे की बात सुन लो, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, दुनिया का कोई भी बहुभुज उठा करके बैठ जाना, दुनिया का कोई भी बहुभुज, उसके अंदर चाहे भुजाएं 3 हो, 30 हो, 300 हो, 3000 हो, 3 लाख हो, सभी के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ना एक डिग्री कम ना एक डिग्री ज्यादा, सभी का सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा 360 डिग्री के बराबर, कभी फर्क नहीं पड़ता उसको भुजाओं की गिनती कितनी है। ठीक है, अगर भुजाओं की गिनती से फर्क पड़ता है तो वो पड़ता है भाई साहब इंटरनल एंगल्स को, इंटरनल एंगल्स को फर्क पड़ता है, एक्सटर्नल एंगल्स को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे से कह रहे हैं बात भाई साहब, अगर किसी ने कहा कि जी एक वर्ग ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर आप लोग कहोगे कि वर्ग यानी कि स्क्वायर तो हमें बहुत अच्छे से पता है, जिसकी चारों भुजाएं तथा चारों अंतः कोण बराबर होते हैं, चार भुजाएं थी इसलिए जोड़ कितना होगा 360, तो मैं कहूंगा कि ये कोण कितने का हो गया, ये कोण कितने का हो गया, आप बोलोगे 90 डिग्री, कितना हुआ 90 डिग्री, ये कितना हुआ 90 डिग्री, ये कितना हुआ 90 डिग्री, और ये कितना हुआ 90 डिग्री। ठीक है, ये तो इंटरनल हुए ना, एक्सटर्नल पर जाना था, एक्सटर्नल पर जाना था तो भुजाओं को एक्सटेंड कर दिया, इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया और इसको यहां, ठीक है, इसको वहां कर दिया। देखो अब यहां पर ये एक्सटर्नल है, यहां पर ये एक्सटर्नल है, यहां पर ये एक्सटर्नल है, यहां पर ये एक्सटर्नल है। अब मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितने का होता है, या तो 0 डिग्री बोलते हैं या 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, वो डायरेक्शन के लिए बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स के लिए बोल देते हैं, ठीक है, परंतु उनकी अपने को रिक्वायरमेंट है नहीं, 0 और 180 डिग्री के कॉन्सेप्ट को अलग से समझने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि ये तो वैसे भी निकल जाएगा, 180 डिग्री ले लिया, तो मैंने कहा कि ये अगर पूरा 180 है तो 90 यहाँ रह गया, तो 90 यहाँ चला गया, 90 ही यहाँ आएगा और 90 ही यहाँ आएगा और 90 ही यहाँ आएगा, यही चार थे एक्सटर्नल, इन्हीं चारों का जोड़ कितने के बराबर होगा, तो 4 बार 90 आया, जोड़ कितने के बराबर होगा, आप फिर से कहोगे 360 डिग्री ही होगा, ना एक डिग्री कम ना एक डिग्री ज्यादा, यानी कि मैंने भुजाओं की गिनती, यानी कि मैंने भुजाओं की गिनती 3 से, मैंने भुजाओं की गिनती 3 से 4 कर दी, और जो कोणों का जोड़ अभी भी 360 बना हुआ है, तो कोई 4 को 5 कर दे, 5 को 6 कर दे, 6 को 60 कर दे, 60 को 600, 600 को 6000 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 360 डिग्री ही आने वाला है। ठीक है, तो ये पॉलीगन की कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी पॉलीगन के ऊपर लग जाती है भैया, ठीक है ना, पॉलीगन की कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी पॉलीगन के ऊपर लग जाती है। एक अंतिम बात बता करके आज के सेशन को एंड करते हैं। देखो तुमने ना बहुत सारी वो चीजें मेजर करी होंगी, बहुत सारी, मतलब क्या बोलते हैं उनको, क्वांटिटीज, राशियां बहुत तरह की देखी होंगी, कि वजन है, उस वजन को हम किस किस में तोल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई कहेगा कि किलोग्राम में, कोई कहेगा ग्राम में, ठीक है, तोले में भी हो जाएगा, टन में हो जाएगा, क्विंटल में हो जाएगा, होता है। जैसे दूरी है, डिस्टेंस है, किस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इंच में, फीट में, यानी कि बहुत तरह की, लाइट ईयर में, बहुत तरह की यूनिट्स है डिस्टेंस को मापने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि एंगल को किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि हम दो चीजों में मेजर करते हैं किसी भी एंगल को, एक तो होता है डिग्री, एक तो होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। कईयों ने आज हो सकता है पहली बार सुना हो, उनको लगता है कि एंगल डिग्री ही होता है, नहीं, डिग्री एक यूनिट है दोस्त, कि 90 डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का कोण है, 70 डिग्री का कोण है, वो डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही कोण को ना रेडियन में भी मेजर करते हैं। तुम्हारा जिंदगी में कभी इससे पाला क्यों नहीं पड़ा है, इससे पाला क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं थी, ऐसे क्वेश्चंस कभी आए नहीं। एक दो दफा क्वेश्चन अगर आया भी है तो वो डायरेक्ट इनके रिलेशन के ऊपर ही आया, और इनके रिलेशन के ऊपर ही मैं तुम्हें बात बताने वाला हूँ कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन तुमने याद रखना है हमेशा, इन दोनों के बीच में ना एक रिलेशन याद रखना है हमेशा। क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है दोस्त, तो याद रखना 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर होता है वाई रेडियन के। 180 के ऊपर छोटा सा ओ लिखा हुआ दिख रहा है, उसको डिग्री बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। पाए के ऊपर सी लिखा हुआ दिख रहा है, छोटा सी, स्मॉल सी, उसको रेडियन बोलते हैं, यानी कि वो पाई सी नहीं है, वो पाई सी नहीं है, पाई रेडियन है। जैसे इधर वाले को 180 ओ थोड़े ना बोलते हैं, 180 डिग्री है, तो वैसे ही वो पाई रेडियन है, वो उसकी नोटेशन है, उसको हम किससे नोट डाउन करते हैं, स्मॉल सी से। जैसे कि डिग्री को छोटे ओ से करते हैं, उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना, डिग्री बोलते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है जो कि आपने हमेशा याद रखना है।
180 डिग्री बराबर किसके होता है? पाई रेडियन के होता है। इस पाई की वैल्यू क्या होती है एग्जैक्ट? ना तो 22/7 होगी, ना 3.14 होगी, इसकी वास्तविक पाई वाली वैल्यू होती है। और वो कौन सी होती है? आपने अगर नंबर सिस्टम अच्छे से कराओ तो मैंने बताया होगा कि पाई की वैल्यू आप, मैं, पापा दादा छोड़ो, बेटा पोता छोड़ो, आने वाली 500,000 पीढ़ियां भी नहीं बता सकती। अपने से आने से पहले भी किसी ने नहीं बताया कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, तो हम भी नहीं बता पाएंगे। और वही वैल्यू यहाँ रेडियन में यूटिलाइज होती है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? तुम क्वेश्चन देखोगे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। जैसे तुमसे बोलता हुआ मिल जाएगा कि 90 डिग्री का समतुल्यमान का समतुल्यमान यानी कि वैल्यू इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री। चार ऑप्शंस दे देगा, चार ऑप्शंस दे देगा कि 90 डिग्री किसके बराबर है। ठीक है, एक तुम्हें ऑप्शन दे देगा पाई रेडियन, एक तुम्हें दे देगा 2 पाई रेडियन, एक तुम्हें दे देगा पाई बाय 2 रेडियन, एक तुम्हें दे देगा 3 पाई बाय 2 रेडियन। बस इतना सा काम करना है तुमने। मतलब पाए को तुम्हें ना यूज करना ही नहीं है, पाए की एग्जैक्ट वैल्यू यूज ही नहीं करनी। तुमसे क्वेश्चन ऐसे देगा, या फिर ऊपर रेडियन देगा और नीचे डिग्री में को देगा तुम्हें कि कौन सा डिग्री बराबर होगा इसके। तो मैं ये कह रहा था कि अभी हमने किया था कि 180 डिग्री हो ना, 180 डिग्री हो तो ये ना पाई रेडियन होता है। अब यहां पर 180 की बजाय कितना आ गया है? 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया है? 90 डिग्री। इसका मतलब 1/2 से गुणा कर दी, हाफ कर दिया। तो इधर भी क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे जनाब। कितना हो जाएगा? पाई गुणा 1/2, पाई/2 रेडियन हो जाएगा। और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर है मेरी बात? किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? ऐसा ही क्वेश्चन रेडियन में देकर के तुमसे पूछा जाता है कि डिग्री में कितने के बराबर होगा। जैसे कि तुमसे कोई कहता हुआ मिल जाए कि 3/4 पाई रेडियन समतुल्य है, समतुल्य होगा। चार ऑप्शंस। ये कहना चाहता है कि 3/4 पाई रेडियन विल बी इक्विवेलेंट टू, क्या हुआ? तो बस अभी तो हो ही गया, बस काम ही कुछ नहीं बचा। 2 मिनट में वो सेंड कर दो। ठीक, बस बस हो ही गया। चार ऑप्शंस क्या क्या है? 180 डिग्री, 200 डिग्री, 145 डिग्री या 135 डिग्री। ये चार ऑप्शंस होंगे। अब जब हमें रिलेशन पता है, हमें क्या रिलेशन पता है कि पाई रेडियन हो ना, तो उसकी जगह 180 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, अब जब पाई की गुणा, अब जब पाई की गुणा 3/4 से कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? क्योंकि पाई से पहुंचा है, पाई से पहुंचा है 3/4 पाई के ऊपर। इसका मतलब पाई की डायरेक्ट दिख रहा है गुणा किससे करी गई है? 3/4 से। तो हम भी 180 की गुणा किससे कर देंगे? 3/4 से। यानी कि 3/4 पाई रेडियन किसके बराबर होगा? 180 गुणा 3/4। 4 से 180 कटने में कट गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45, 4 तिये 12, 120 और 15, 135 डिग्री। कितना होगा? 135 डिग्री होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट। बस इतना सा काम करना आना चाहिए आपको। मतलब आपको रिलेशन पता होना चाहिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ तब से। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो पॉलीगन के बारे में इतना बहुत होगा मेरे ख्याल से। आज के सेशन को यही एंड करते हैं। नए टॉपिक, कोई अर्थमेटिक का नया टॉपिक लेकर के नए एपिसोड में लगाएंगे। आज नया टॉपिक कोई स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, रेशमेंट पर पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज के सेशन से किसी का कोई डाउट नहीं आया, आया होता तो तब से हम ये कर रहे हैं। आप में से किसी का कोई कमेंट नहीं आया सेशन को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और इन्हीं शब्दों दुआओं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, सलाम, नमस्ते, आदाब, खैर करें।